वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, फिर उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे, देन इटियोलॉजी देखेंगे, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, देन उसके बाद में अपन उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद में अपन उसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि क्या सिम्टम्स आते हैं हाइपरटेंशन के टाइम पर, डायग्नोसिस देखेंगे उसकी कि कैसे कौन कौन सी डायग्नोसिस करवाई जाती है हाइपरटेंशन के केस में, देन उसके बाद मैनेजमेंट देखेंगे होम्योपैथिक। हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? ओके, हाइपरटेंशन जो होता है उसमें जो ब्लड होता है वो हमारी जो आर्टरीज की वॉल पर प्रेशर लगाता है अगेंस्ट में। ओके, तो उसे हम हाइपरटेंशन कहेंगे। अब टाइप्स की बात की जाएगी। ओके, टाइप्स में प्री हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 mmHg होता है और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 80 से 89 mmHg होता है। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में देखते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 टू 159 mmHg होता है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा वो 90 से 99 mmHg होगा। अब हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड देखते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो मोर और इक्वल होगा 160 mmHg और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो मोर और इक्वल हो सकता है 100 mmHg। ओके, हाइपरटेंशन हमें हो जाता है वो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट में अपन प्राइमरी कोज की अगर बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट में जीन्स की वजह से हो सकता है। अगर किसी के पेरेंट्स में हाइपरटेंशन देखते हैं अपन तो उनमें भी वो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ओके, सेकेंड फिजिकल चेंजेस की वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ओके, थर्ड में अगर देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कभी एक कारण हो सकते हैं हाइपरटेंशन का। सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उनके कॉज देखेंगे। ओके, जिसके अंदर किडनी डिसीजेस हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है थायराइड ग्लैंड में या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेडिकेशंस के। ओके, यूज ऑफ इलीगल ड्रग्स या फिर अल्कोहल जो अब्यूज रहते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे हैं वो तो उनमें भी देखने को मिलता है। एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम से या फिर एंडोक्राइन ट्यूमर अगर हो गया है तो ये सारे कारण हो सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन अगर हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट को हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, उसको चेस्ट में पेन हो सकता है, उसकी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो सकती है। ओके, और जो उसका जो यूरिन है उसके अंदर मतलब ब्लड के अंदर अपन को यूरिन देखने को मिलता है और विजुअल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, फ्लशिंग भी देखने को मिलती है। ये जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सीवियर कंडीशन में ही प्रोड्यूस होते हैं या कुछ कुछ पेशेंट्स में ही ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जनरली देखा जाए तो हाइपरटेंशन साइलेंट ही होता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं हाइपरटेंशन के वो देखेंगे। मतलब जो पेशेंट है उसमें होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पर्सन ओबेस रहते हैं, ज्यादा मोटापे की वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है अपन को। ओके, देन जो पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक्ट करते हैं तो उनमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज की बात की जाए तो जो 50 ईयर से ज्यादा के जो पर्सन है उनमें भी हाइपरटेंशन देखा जा सकता है। उसके बाद में जो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जिनकी बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफ है उनमें भी हाइपरटेंशन की रिस्क बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन है तो भी रिस्क बढ़ जाता है हाइपरटेंशन का। या फिर जो पर्सन बहुत ज्यादा सोडियम का इंटेक करते हैं अपनी डाइट में तो उनमें भी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में 4 मैकेनिज्म्स होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। फर्स्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम्स, एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारी जो मैकेनिज्म्स हैं ये मेंटेन करके रखती है हमारे ब्लड प्रेशर को।
अब डायग्नोसिस की बात की जाएगी। डायग्नोसिस में हमें जो पेशेंट है उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी अच्छे से, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उसका जो ब्लड काउंट है वो प्रॉपरली देखना पड़ेगा। उसके बाद में अपन ईसीजी करवाते हैं और जो चेस्ट है उसका एक्सरे करवाएंगे। उसको डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है ये भी हमें कंफर्म करना होगा। हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। डाइट में उसको सोडियम का इंटेक कम करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए अल्कोहल को। होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में फर्स्ट मेडिसिन है एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम का यूज कर सकते हैं अपन हाइपरटेंशन की कंडीशन में। इसमें जो पर्सन होता है उसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है, तब हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। एलियम सटाइवम जो है वो हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको मेंटेन करेगी, या और अगर चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको भी कम करेगी, और स्लीप की जो प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट को उसको भी ठीक करेगी। और सेकेंड जो मेडिसिन है अपनी वो है एकेनाइट नेपेलेस। एकेनाइट नेपेलेस का भी यूज किया जाता है हाइपरटेंशन की के लिए। इसमें जो पर्सन होता है उसको एंजाइटी और बहुत ज्यादा रेस्टलेस की वजह से उसको हाइपरटेंशन होने लग जाता है। ओके, इससे उसको चेस्ट में पेन होता है, उसके लेफ्ट साइड के शोल्डर में भी पेन होता है। ओके, तो वो एकोनाइट नेपेलेस ले सकता है। थर्ड जो मेडिसिन है वो एमाइलम नाइट्रोसम है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको चेस्ट में एकदम कॉन्स्ट्रक्टिव टाइप की फीलिंग आती है। ओके, और उसको स्वेलिंग हो जाती है चेस्ट में, तो वो इस मेडिसिन का यूज कर सकता है। ब्राइटाम्यूर की बात की जाए तो ब्राइटाम्यूर में अगर देखें तो इसमें पेशेंट का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है पेशेंट का वो कम हो जाता है। इसके अंदर पेशेंट की एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाती है और हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की जो वॉल होती है उनकी। ओके, पेशेंट जो होता है उसको वर्टिगो फील होता है। उस ग्लोनिन की बात करते हैं कि ग्लोनिन के क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मेडिसिन का यूज हाई ब्लड प्रेशर के साथ में अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो यूज कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत इंस्टेंस कंजेस्टिव और थ्रोम्बिंग पेन होता है। ओके, और ब्रस्टिंग नेचर का हो सकता है। जो पेशेंट होता है उसको डिस्पेनिया हो सकता है, उसको पेन हो सकता है कार्डियक रीजन में। अगर हाइपरटेंशन के साथ में किडनी की भी डिसीज है उस पेशेंट को, किडनी इन्फ्लामेशन की, तो वो ग्लोनिन मेडिसिन का यूज जरूर कर सकता है, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नाइट्रोम्यू मेडिसिन का कौन कौन पेशेंट यूज कर सकता है वो देखेंगे। अगर हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें ज्यादा नमक खाने की क्रेविंग रहती है तो वो नाइट्रोम्यू मेडिसिन का जरूर यूज कर सकते हैं। नक्स वोमिका का यूज कौन कौन पेशेंट कर सकते हैं। जो पर्सन यंग है उनको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है तो नक्स वोमिका का यूज किया जा सकता है। इसमें पेशेंट को वो क्या होगा, उसके सेडेंट्री रूटीन की वजह से ये वाली प्रॉब्लम उसको आ रही है। ओके, वो कम एक्सरसाइज करता है, उसकी वजह से ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल करने की वजह से अगर हाइपरटेंशन आया है उसको, तो वो भी नक्स वोमिका का यूज कर सकता है। क्रिटेजियस मेडिसिन है उसका यूज कौन कौन से पेशेंट कर सकते हैं। क्रिटेजियस ऑक्जेकेंटा जो है इस मेडिसिन का यूज अपन डिसॉल्व करने के लिए कैल्शियम के डिपोजिशन को यूज कर सकते हैं। जिन भी पेशेंट को अगर आर्टरीज की वॉल में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है और उन्होंने अच्छे से डायग्नोस करवा लिया है तो वो इस मेडिसिन जो क्रेटेजियस का यूज कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है, उसका जो पल्स होती है वो बहुत इनरेगुलर हो जाती है, उसको एंजाइटी फील होती है, उसको कार्डियक डिस्पीनिया देखने को मिलता है। ओके, और उसको चेस्ट में बहुत पेन होता है। जो लेट्रोडेक्टिस मेडिसिन है उसका यूज कौन कौन से पेशेंट कर सकते हैं। लेट्रोडक्सस मैक्टेनस जो है ये मेडिसिन हार्ट पेन के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के साथ में अगर उसको हार्ट में पेन हो रहा है तो। इसमें जो पेशेंट होता है वो रेस्टलेस हो सकता है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है वो, और उसको सफोकेशन टाइप का फील होता है। ओके,
और उसके जो फिंगर्स और आर्म्स होते हैं और शोल्डर्स होते हैं उनमें भी पेन होता है। टोबेकम निकोटीना है, इस मेडिसिन का यूज कौन कौन से पेशेंट्स कर सकते हैं? टोबेकम निकोटीना का यूज वो पेशेंट्स कर सकते हैं जो टोबैको का यूज करते हैं और उन्हें हाइपरटेंशन टोबैको की यूज की वजह से हुआ है। ओके, तो या फिर वो यूज कर रहे हैं और उन्हें हाइपरटेंशन है तो वो इस मेडिसिन का यूज जरूर कर सकते हैं। स्ट्रोफेंथस मेडिसिन है, इसका यूज कौन कौन से पेशेंट कर सकते हैं, अब उसके सिम्टम्स देखेंगे। स्ट्रोफेंथस जो मेडिसिन है वो पेशेंट यूज कर सकते हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है ड्यू टू एटेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। ओके, तो वो पेशेंट इसका यूज कर सकते हैं। लेकेसिस मेडिसिन का यूज कौन कौन से पेशेंट कर सकते हैं, अब इसके सिम्टम्स आगे देखेंगे। अगर किसी लेडीज को मीनोपॉज के ड्यूरिंग मीनोपॉज या आफ्टर मीनोपॉज के बाद में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही हो तो वो भी लेकेसिस मेडिसिन का यूज कर सकती है। अगर किसी पेशेंट में स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो पेशेंट कालीफोस मेडिसिन का यूज कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को बताया, इसमें जो भी आपका कारण रहा हो या फिर आप यही सारी चीजें खा रहे हो, जैसे टोबैको के लिए मैंने बताई है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो इस हिसाब से आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं कि आपको क्या कारण है, वो मेडिसिन आपको लेनी है तो इसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इन मेडिसिन को आपको कैसे लेना है ये बताऊंगी मैं। इन मेडिसिन को लेने के लिए अगर आप ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में मेडिसिन को ले रहे हैं तो इसमें आपको 6 ग्लोब्यूल्स सुबह लेना है और 6 ग्लोब्यूल्स आपको नाइट टाइम पे लेना है। और अगर आपको ये सीवियर कंडीशन हो रही है तो आप ये ग्लोब्यूल्स एक दिन में 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन को लेकर आ गए हैं तो इसको यूज करने के लिए आप अपनी टंग में डायरेक्टली 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में ले सकते हो, 2 ड्रॉप्स नाइट टाइम में ले सकते हैं। और अगर आपको सीवियर कंडीशन हो रही है तो 2 ड्रॉप्स आप एक दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। ओके, सडनली आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है तो आप इन मेडिसिन को 2 आवर्स के इंटरवल में भी यूज कर सकते हैं, 2 ड्रॉप्स टंग में डायरेक्टली। और अगर आपको मेडिसिन लेने में कोई इरिटेशन हो रहा है टंग में तो आप इन मेडिसिन को 1 स्पून में थोड़ा सा पानी ले लें और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डालकर और उसे भी ले सकते हैं। अगर आपको ये ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय से था पहले से ही और आप 1 टेबलेट रोज मॉर्निंग में ले रहे थे तो आपको डायरेक्टली उन टेबलेट्स जो एलोपैथी आप ले रहे थे उसे डायरेक्ट स्टॉप नहीं करना है, उसे भी लेना है। साथ में अगर आपका जो भी कारण रहा हो ये जो हाइपरटेंशन का, तो उसके हिसाब से आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का भी यूज करना है। देन उसके बाद में आपको मॉनिटरिंग करनी है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो फिर आपको जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनके पहले डोजेस को कम करना है। देन उसके बाद में अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्टेट में आ रहा है धीरे धीरे तो आपको एलोपैथी की जो मेडिसिन है वो पूरी तरीके से स्टॉप करनी है और थोड़े टाइम तक होम्योपैथी की मेडिसिन लेनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।